औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अवान। ENG 524 लेक्चर 7 पार्ट 2। आज की इस वीडियो में हम जॉनरा एनालिसिस के स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। Bhatia and Barwashi and Reeve present steps for carrying out the analysis of genres in their case written genres. For example, we may decide to take text first or context first. यहाँ पे कुछ स्कॉलर्स के नाम हैं। इन्होंने ये जो स्टेप्स का कॉन्सेप्ट है ये दिया और इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें टेक्स्ट को पहले एनालाइज करना है या कॉन्टेक्स्ट को। तो यहाँ पे 7th स्टेप है। सबसे पहला जो स्टेप है, the first step however is to collect sample of the genre the researcher is interested in. रिसर्चर जिस genre को एनालाइज करने में इंटरेस्टेड होता है, सबसे पहले हमें उसका सैम्पल कलेक्ट करना होता है, उस genre का कुछ टेक्स्ट हमें कलेक्ट करना होता है। Bhatia suggests taking a few randomly chosen text for exploratory investigation, a single typical text for detailed analysis or larger sample for text if we wish to investigate a few specified feature. तो Bhatia ने सजेस्ट किया कि हम एक्सप्लोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के लिए रैंडमली कोई भी टेक्स्ट उठा सकते हैं। अगर हम एक सिंगल टिपिकल टेक्स्ट जो है ना वो लेके और उसका डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई स्पेसिफिक फीचर्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो हम लार्जर सैम्पल टेक्स्ट के ले सकते हैं। The next step is to consider what is already known about the particular genre. तो नेक्स्ट स्टेप में हमें ये देखना होता है कि जिस genre के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में पहले से क्या मालूम है। फिर हम देखते हैं कि इस genre के बारे में पहले से जो रिसर्च हुई है ना उससे क्या पता चला है, उसको हम स्टडी करते हैं। इसके लिए मैनुअल बुक्स या गाइड बुक्स से या उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे हम हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 3rd स्टेप आता है राइटर और रीडर को समझना। इस स्टेप में क्या करना होता है, इस स्टेप में हम ये देखते हैं कि जो ये जॉनरा जो लिखने वाला है ना, जो इसका राइटर है इस टेक्स्ट का, वो कौन है और उसको पढ़ने वाला कौन है और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। यानी एक स्टूडेंट लिख रहा है एग्ज़ाम देते वक्त तो वो उसका टीचर पढ़ेगा और उनमें टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है। और एक टीचर अगर लिख रहा है स्टूडेंट को कुछ समझाने के लिए तो वो उनका भी यानी कि आपस में रिलेशनशिप हम देखेंगे। इस तरह डॉक्टर पेशेंट के लिए लिख सकता है, कोई सीनियर अपने जूनियर के लिए लिख सकता है, स्टाफ के लिए लिखा जा सकता है। तो जो रीडर है और जो राइटर है उनका आपस में रिलेशनशिप देखना होता है। नेक्स्ट हमारे पास 4th स्टेप है पर्पस को समझना। जो जिस जॉनरा का हम एनालिसिस कर रहे हैं उसका मकसद क्या है। क्या वो राइटर जो है वो कन्विंस कर रहा है रीडर को या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या वो जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि टेक्स्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन है ना नेक्स्ट स्टेप में, उसको हमने समझना होता है। उसका फॉर्मेट क्या है, लैंग्वेज कैसी यूज़ हुई है, लेआउट और स्टाइल कैसा होता है। ठीक है। जिस तरह पोइट्री की मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में एग्जांपल दी थी, तो पोइट्री की एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसी तरह से एप्लीकेशन, लेटर, स्टोरी, ऐसे हर एक में टेक्स्ट डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखते हैं कि जो बिलीव्स और वैल्यूज़ है ना वो यानी जिस कल्चर में वो टेक्स्ट क्रिएट हुआ है, वो जॉनरे लिखा गया है, उसमें सोसाइटी का और इंस्टीट्यूशन का ना असर होता है, वो उससे लिंक्ड होता है। ठीक है। तो हमें फिर स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन या सोसाइटी के जो बिलीव्स होते हैं और वैल्यूज़ होती हैं उनको समझने में भी हेल्प मिलती है और उनको समझने की ज़रूरत भी होती है जॉनर को एनालाइज करते वक्त। We should also think about the network of the text that surround the genre and to what extent knowledge of these is important is in order to be able to write or make sense of particular genre. आगे हमारे पास है इसमें ये बात हुई है कि जो टेक्स्ट होता है ना, जो भी जॉनरा होता है उसका किसी और जॉनरा से कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। अब हम ऐसे तो नहीं उठ के ना किसी भी टॉपिक पे लिखने बैठ के, उस टॉपिक पे पहले से बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा चुके होते हैं, बहुत पहले से रिसर्च हो चुकी होती है। तो जब भी कोई रिसर्च की जाती है, कोई थीसिस लिखा जाता है, तो उससे पहले उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ा जाता है, सीनियर से हेल्प ली जाती है। तो उनका जो काम था और जो हमने अभी काम किया है उसमें कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। ठीक है। आगे हमारे पास है टॉपिक 31 द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ जॉनरास। ये स्टेप जो है ना ये बहुत ज़रूरी है जॉनरा एनालिसिस में, क्योंकि हर टेक्स्ट जो होता है ना वो किसी न किसी कल्चर या सोसाइटी के अंदर लिखा जाता है। तो उस सोसाइटी का या उस कल्चर का उसकी जो जॉनरा की लैंग्वेज होती है ना और जो उसका पर्पस होता है उस पर असर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग ऑफ द टेक्स्ट इम्पोर्टेंट है।
द काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी एंड लेवल ऑफ स्टडी, द काइंड ऑफ डिग्री, यानी कि वो जो जॉनरा है या वो जो टेक्स्ट है हमारे पास वो किस यूनिवर्सिटी के और किस लेवल पे के लिए लिखा गया है और किस लेवल वाले स्टूडेंट्स ने या जिसने भी राइटर ने लिखा है वो किस लेवल पे है, और डिग्री कौन सी है, किसके लिए लिखा गया है, ऑनर्स है, मास्टर है, डॉक्टरल है, रिसर्च और प्रोफेशनल है, स्टडी कैरिड आउट इन अ हार्ड और सॉफ्टवेयर और अप्लाइड कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एरिया ऑफ स्टडी। तो यहाँ पे सेटिंग में हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, यानी इसमें टॉपिक क्या है, साइंस का टॉपिक है या लिटरेचर का है। सेकंड है हमारे पास फोकस एंड पर्सपेक्टिव ऑफ द टेक्स्ट। इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास रिसर्च है ना वो क्वांटिटेटिव है, यानी उसमें जो डेटा है, जो हमने डेटा कलेक्ट किया है वो हमारे पास नंबर्स में है या क्वालिटेटिव है, यानी उसमें ओपिनियंस हैं और ह्यूमन बिहेवियर्स हैं या ये दोनों मिक्स हैं। तो पर्सपेक्टिव ऑफ द टेक्स्ट में हम ये देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पर्पस ऑफ द टेक्स्ट। इसमें हम ये देखते हैं कि क्या जो राइटर है वो किसी क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं अपनी रिसर्च में, या वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, या सिंपली वो अपना नॉलेज शेयर कर रहा है। पर्पस ऑफ द टेक्स्ट में ये देखा जाता है। आगे हमारे पास है ऑडियंस रोल एंड पर्पस इन रीडिंग द टेक्स्ट। अब इसमें ये देखा जाता है कि ये जो टेक्स्ट है ना ये किसके लिए लिखा गया है। एग्जामिनर यानी एग्जामिनर ने लिखा है, सुपरवाइजर ने लिखा है या पीयर्स ने लिखा है, और उनका रिएक्शन कैसा होगा और वो किस बेसिस पे टेक्स्ट को जज करेंगे। ठीक है, यानी अगर आप एक स्टूडेंट लिख रहा है एग्जामिनर के लिए, एग्जामिनर ने उसका ये काम चेक करना है तो वो उसको एज ए स्टूडेंट जज करेगा। इसी तरह से अगर कोई एक्सपर्ट लिख रहा है अपने जूनियर्स के लिए, स्टाफ के लिए, तो वो उससे नॉलेज लेने के लिए उस टेक्स्ट को समझेंगे। तो इस तरह से जो ऑडियंस है, रोल एंड पर्पस है ना वो रीडिंग में इन्वॉल्व होता है। आगे हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन राइटर एंड रीडर ऑफ द टेक्स्ट। इसके बारे में हमने पहले भी बात की है कि राइटर और रीडर का आपस में क्या रिलेशनशिप है। स्टूडेंट लिख रहा होता है एक्सपर्ट के लिए, एडमिशन या असेसमेंट के लिए, तो कभी कभी स्टूडेंट्स अपने फेलो के लिए भी लिख रहे होते हैं। तो इसमें ये फैक्टर भी बहुत अहम होता है कि कौन लिख रहा है किसके लिए, और उन दोनों का, रीडर और राइटर का आपस में रिश्ता क्या है। एक्सपेक्टेशन एंड फॉर्मेट। एक्सपेक्टेशन और फॉर्मेट में ये देखते हैं कि हर फील्ड का ना अपना एक स्टैंडर्ड होता है, रिसर्च का लेवल होता है, फिर उसी के मुताबिक ग्रामर यूज़ की जाती है, स्ट्रक्चर उसी लिहाज से होता है, ओरिजिनलिटी, और फिर इन सब को ना जज किया जाता है, यानी ग्रामर को भी देखा जाता है, ग्रामर लेवल को भी, स्ट्रक्चर को भी देखा जाता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को भी देखा जाता है। तो फॉर्मेट और एक्सपेक्टेशन में ये सब एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बैकग्राउंड नॉलेज, वैल्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग। इसमें स्टूडेंट को अज्यूम किया जाता है ना कि वो कुछ प्रायर नॉलेज रखते हैं, ठीक है, और उनका काम रीडर्स के इंटरेस्ट के मुताबिक होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जब भी हम कोई थीसिस लिख रहे होते हैं, कोई हम लोग आर्टिकल या कुछ भी रिसर्च करते हैं, तो उसके लिए बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उससे रिलेटेड पहले हमने आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं, सीनियर से हेल्प लेनी होती है, हमने उस टॉपिक के बारे में पहले हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमें वो एनालाइज करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप द टेक्स्ट हैज़ विद अदर टेक्स्ट। अब जो हमारे पास जॉनरा है, जो हमारे पास टेक्स्ट है, उसका किसी ना किसी टेक्स्ट के साथ रिलेशनशिप होता है, यानी अगर इस टॉपिक पे जो प्रीवियस रिसर्च हो चुकी है उसके साथ इसका जो रिलेशनशिप होगा, और इसको हम इंटरटेक्सचुअलिटी का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।